चलो विद्यार्थी, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक सेशन है त्रिकोणमिति। मैट्रिक क्लास 10 का हमारा आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके क्लास 10 का समझिए कि इससे मिनिमम भी कम से कम 15 नंबर आपको प्राप्त होने वाले हैं एग्जाम में। सो इस चैप्टर को हमें समझना बहुत जरूरी है। त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति में हम विशेष अध्ययन क्या करने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग विशेष अध्ययन विद्यार्थी राइट एंगल ट्रायंगल को करने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को करने वाले हैं और जिस ट्रायंगल में आप पहले से ट्रायंगल को आप पढ़े होंगे कि ट्रायंगल कहते किसे हैं, तो 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम ट्रायंगल कहते हैं, अर्थात दैट एरिया व्हिच इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स नोन एज ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल हमने 2 प्रकार से पढ़ा था एज ए ज्योमेट्री में, एक भुजा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड और एक पढ़ा था विद्यार्थी हमने कोण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्रायंगल हमारे 3 प्रकार के थे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल मतलब है कि आपको कोण के आधार पर भी हमने ट्रायंगल पढ़ा था। इसमें से 3 ट्रायंगल पढ़े थे। पहला ट्रायंगल था हमारा न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। दूसरा हमने पढ़ा था अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा जो आज हमें पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज। और हमारी आज की पूरी त्रिकोणमिति की कहानी इसी ट्रायंगल पे आधारित है। हमने जब वहां समकोण त्रिभुज पढ़ रहे थे तो हमने एक बात नोटिस किया था कि समकोण कहते किसको हैं, वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं अर्थात समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हमने सिर्फ वहां पे एक विशेष बातें पढ़ी थी कि उसकी 90 के सामने वाली भुजा को हम क्या कह रहे थे, कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा को हम क्या कह रहे थे विद्यार्थी, कर्ण कह रहे थे। लेकिन कर्ण के अलावा शेष भुजाओं में से 2 भुजाओं को आधार और एक को लंब कहते थे। लेकिन कब आधार कब लंब ये हमें यहाँ समझना है। इससे पहले कि हम इस पर आगे ट्रायंगल पर आए, थोड़ा सा हम आपको अपने त्रिकोणमिति के पॉइंट्स पे आ जाते हैं। त्रिकोणमिति जिसको आपने पहले भी रेगुलर क्लास में पढ़ा है, आज आप क्रैश कोर्स में इसको देख रहे हैं। तो क्रैश कोर्स में आपका जो त्रिकोणमिति है वो कुछ विशेष पॉइंटों के साथ है, जिसमें आपको विद्यार्थी में भी एग्जाम में ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को हल कर पाए, त्रिकोणमिति से आने वाला एक भी प्रश्न आपका छूट ना पाए। अर्थात विद्यार्थी एग्जाम में आप त्रिकोणमिति से जो 15 नंबर प्लस में आपको जो मिलने वाले हैं वो आप अचीव कर पाए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। अर्थात त्रिकोणमिति हमारा 10th बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट हैं,
लेकिन त्रिकोणमिति की चर्चा ली जाए तो त्रिकोणमिति उन सब में सबसे आसान भी है, और सबसे आसान ऐसे माना जाए तो अगर आप समझ जाते हैं तो और चैप्टर आसान होते हैं। बट हम इन केस कहें तो मैक्सिमम टीचर या बहुत सारे विद्यार्थी शुरुआत त्रिकोणमिति से करते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से पहले से वाकिफ होते हैं 9th क्लास से, और ऐसे ज्योमेट्री में भी पढ़ लिए होते हैं, तो इसको समझना आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि ओनली फॉर कुछ ही फॉर्मूले पर आपको आधारित है, जो भी हम आगे चर्चा लेंगे। त्रिकोणमिति को अगर हम तोड़ते हैं तो त्रिकोणमिति हमारा 3 शब्द ट्राई, गोनिया और मेट्री को हम 3 भाग में तोड़ेंगे तो टूटता है ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब आप पहले से समझ रहे हैं, किसी थ्री। गोनिया का मतलब हो गया एंगल, और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट। इससे हम कह सकते हैं ट्राई का मतलब 3, एंगल्स का मतलब कोनों, और मेजरमेंट का मतलब मापन या माप। अर्थात एक ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो, एक ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ऐसा ट्रायंगल ही होता है जिसमें 3 कोण की चर्चा 3 साइड बॉन्डेड होती है। लेकिन हमें ट्रायंगल में आपको विद्यार्थी सभी ट्रायंगल को नहीं पढ़ना है। ट्रायंगल में हमें विशेष प्रकार के आपको राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा लेनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहते किसको हैं? इसको हम पहले भी अभी बोले, फिर से दोबारा रिपीट करते हैं कि that triangles which one angle is measured 90 डिग्री, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो विद्यार्थी? 90 डिग्री हो। अर्थात जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री हो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल्स ले रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमें एक सबसे विशेष बात ये समझनी है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में 3 साइड्स हैं। ये 3 साइड्स कौन कौन हैं, इनको हम किस किस नाम से जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू हमारा होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमें ये जानना है कि तीनों साइड्स को कब और क्या मेजर करेंगे। तो आप आज के बाद बिल्कुल पहचानना जान जाएंगे, और इससे पहले जानते हैं तो और अच्छी बात है, और आपको पहले पढ़ाया भी गया है। सो हम लोग इसके नामकरण करते हैं ए, बी, सी। एक बात हमेशा माइंड में मेजर रखेंगे, किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर या 3 डायमेंशनल फिगर के एंगल का अगर मेजरमेंट करते हैं वर्टिसेस का या कोण का, तो इस कंडीशन में उसका मेजरमेंट ओनली पर कैलकुलेटर से करेंगे। अब है विद्यार्थी, इसके साइड को मेजर हम स्मॉल लेटर से करते हैं। तो ए के सामने के साइड्स को अगर हम ए ले लें, बी के सामने के साइड्स को अगर हम बी ले लें, और सी के सामने के साइड्स की लंबाई अगर सी ले लें, तो इस स्थिति में हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमने जिस ट्रायंगल का निर्माण किया है वो 3 साइड से सराउंडेड है, जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हैं। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में आप सबसे विशेष फीचर्स को जानते हैं कि इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, जो आपके घर के कोना पिलर के साथ समान दिखेगा, यानी बिल्कुल 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ। अर्थात विद्यार्थी आपको लगे कि 2 सीधा सीधा आकृति एक दूसरे से क्या के जहाँ पे 2 साइड टकरा रहा है वही कोण 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि 90 डिग्री के कोण को पहचानेंगे। किस कोण को पहचानेंगे विद्यार्थी? 90 डिग्री का कोण। अगर 90 डिग्री का कोण हमें पहचानने आ गया तो विद्यार्थी एक नई चीज हमें पहचानने आ जाएगी। इसके सामने अगर मान लिया कि कर्ण का नाम सुना है, आपने को संस्कृत में ही पढ़ना था क्लास में कर्ण के बारे में। कर्ण एक बहुत बड़ा धनुधर था। कर्ण एक क्या था? बहुत बड़ा धनुधर था। अगर मान लिया कि कर्ण यहाँ पे आके अगर 90 डिग्री का कोना पर, इस कोना पे आकर बी पॉइंट पर खड़ा होकर अगर तीर चलाता है, तो यहाँ से सामने को जिस भुजा को भेदेगा विद्यार्थी, एक भुजा हमारा क्या हो जाएगा? आपके इसके सामने की भुजा हमारी हो जाएगी कर्ण। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? कर्ण।
कर्ण को हम लोग यहाँ से त्रिकोणमिति में हाइपोटेनस इंग्लिश में कहेंगे। क्यों कहेंगे इसकी चर्चा हम अभी आगे लेंगे। और कर्ण हमारा जो हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एच लेंगे और हाइपोटेनस का सिंबॉलिक रूप हम एच इस्तेमाल करने वाले हैं। इसीलिए हाइपोटेनस भी अगर आपको वर्ड मीनिंग याद रहे तो बहुत आसान है। हाइपोटेनस का वर्ड मीनिंग बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। हाइपो अगर शब्दों को तोड़ा जाए तो शब्दों को तोड़ते हैं, तो शब्दों को तोड़ने में विद्यार्थी सबसे पहले छोटा सा शब्द है हाइपो, फिर है टेन, 10वां क्लास में पढ़ते हो आज इस्तेमाल कर रहे हैं। आज 10वां क्लास में हमें हाइपर नहीं होना है, अर्थात हाइपोटेनस। क्या पढ़ेंगे? हाइपोटेनस। टेन लिखा है लेकिन टेन न लेके प्रोनाउंस लेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहेंगे? कर्ण। 10वां क्लास में आप हाइपर नहीं हुई, एकदम बैलेंस रखिए, अपने आप पर नियंत्रण रखिए और धैर्य के साथ। अभी भी आपके पास 2 महीने के समय बच गए हैं, अर्थात फरवरी में मेरी एग्जाम होता है। तो हम आज से भी अगर कुछ सब्जेक्ट हमारा टॉपिक छूट गए हैं तो उसको कवर करें तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। मैथ्स में टॉपिक हम लोग का कवर हो चुका है। तो कर्ण हम लोग इस कर्ण को पहचानना सीख जाएंगे। 90 के सामने रहकर अगर कर्ण अगर तीर चलाता है तो सामने जिसको घेरता है वही तो कर्ण है। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है विद्यार्थी? कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। अर्थात जब कर्ण को हम पहचानना सीख गए तो अभी तक हमने सिर्फ आधार और लंब जिसको कह रहे थे यहाँ पे एंगल के रिस्पेक्ट में बात करना है। मान के चलिए कि नॉर्मल केस में इसमें 3 एंगल्स हैं ए, बी और सी। अब हमारे कि सी एंगल का मेजरमेंट थीटा लेते हैं। सी एंगल का मेजरमेंट क्या करते हैं? थीटा लेते हैं। तो अगर सी एंगल का मेजरमेंट हम थीटा ले रहे हैं तो थीटा में विद्यार्थी अब थीटा भी अब कर्ण, इसमें 2 बातें फिक्स हो गई है, 90 डिग्री का कोण और कर्ण। 90 डिग्री का कोण और कर्ण हमारा क्या हो गया? फिक्स हो गया है। अब इसमें देखिए थीटा के सामने खड़ा होकर एक विद्यार्थी अगर इसके आधार पर मान ले कि जिस आधार पर यहाँ पे खड़ा होगा थीटा पर, मान ले कि इस पर खड़े होते हैं, एक बालक है जो यहाँ पे क्या करता है? खड़ा होता है। अगर ये बालक है अगर यहाँ पे खड़ा होता है अगर यहाँ खड़ा है तो यहाँ से इसकी दृष्टि जिस एंगल पर जिस पर खड़ा है वो तो कहीं खड़ा होने के लिए हमें आधार की आवश्यकता है। अर्थात हम जहां पे खड़े हैं हमें कर्ण को छोड़ देना है। कर्ण को छोड़ देना है। कर्ण का पोजीशन हमेशा फिक्स रखना है कि कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। और जिस आधार पर बालक खड़ा है, जहां पे खड़ा है, जो उसके पैर पर है, वह उसका क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा विद्यार्थी? आधार। आधार को हम लोग हिंदी में आधार ही कहते हैं तो इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं। अर्थात आप किसी क्षैतिज पर खड़े हैं या जहां पे आपका पैर पड़ा हुआ है वो आपका आधार हुआ। कर्ण आपके पीछे है या आपके सर के ऊपर है और विद्यार्थी यहाँ से जिस पर आप दृष्टि आपका लंबवत रूप से खड़ा पड़ रहा है वो आपका क्या है विद्यार्थी? आपके रिस्पेक्ट में लंबा आदमी कोई खड़ा है, मान के चलिए लंबा का आदमी खड़ा है तो हम इसको क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? लंब। इंग्लिश में याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इंग्लिश सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आगे देंगे, इसीलिए इंग्लिश में आपको कर्ण को हम लंब को हम कहेंगे पर पेन डी कूलर। अब देखिए विद्यार्थी इसका वर्ड मीनिंग भी हम तोड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश शब्दों का भी इस्तेमाल यहाँ पे होगा और इस कंडीशन में आपको इसका वर्ड मीनिंग याद रहे तो और बेटर है। पर प्रत्येक व्यक्ति के पास कलम है, कलम लेके आया हुआ पढ़े तो पर पेन, अच्छा एक को नहीं दो कलम लेके आया है। आप कूलर में बैठ कर यानी एसी में बैठ कर पढ़ रहा है, कूलर चला कर पढ़ रहा है, पर पेन डी कूलर। पर पेन डी कूलर क्या करते हैं? पर पेन डी कूलर यानी प्रत्येक विद्यार्थी हमारा 2 पेन लेकर आया है और कूलर भी बैठकर पढ़ रहा है, लिख रहा था। अर्थात पर पेन डी कूलर अर्थात लंब। बड़े इस बहाने याद हो जाएगा। बड़ा बड़ा शब्द हमारा इंग्लिश का बार बार हम आपको फोकस करते हैं कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी वो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं वैसा ही इंग्लिश है। तो हमें यहाँ पे 3 शब्द पहचानने आ गए, आधार, लंब और कर्ण। अगर हम एक समकोण त्रिभुज और चर्चा में लें
एक समकोण त्रिभुज है हमारा। अब इसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट कर लिया है, लेकिन आपकी स्थिति फिक्स होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे कि आप विचलित ना होंगे। हर एक स्थिति में विद्यार्थी हमको एक कोण को पहचानना है। वो कोण क्या है? हमारा समकोण। अभी हमारा एक कोण समकोण है ना, है ना? कोण समकोण नहीं, क्योंकि विद्यार्थी हमें समकोण पहचानने के लिए कुछ विशेष देखने में तो लग रहा है कि समकोण ये है, लेकिन क्योंकि क्यों देख के बोल दिया कि विद्यार्थी यहाँ पे देखे थे, ऐसा ही सोचा होगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है विद्यार्थी, हमें ये देखना है कि समकोण कहाँ हो सकता है। अर्थात ये 90 डिग्री वगैरह, इसको हम राउंड अप ऐसे लेते हैं तो ये उस रूप से में नहीं है। ज्यादा एंगल मर्जिंग हमारा 90 डिग्री यहाँ मिलेगा, अर्थात 90 डिग्री को हमने रोटेट करके वहां लेके चला गया है। तो सबसे पहले हमको 90 डिग्री को डिसाइड करना है कि 90 डिग्री हमारा कहाँ है, अर्थात 90 डिग्री का कोण कहाँ बना। 90 डिग्री पहचानना बहुत जरूरी है विद्यार्थी समकोण त्रिभुज में। अगर समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री को हम नहीं पहचानते हैं तो बाकी फिर हमारे आगे का ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएंगे। ए या मान लें किसका हम नामकरण चेंज कर लेते हैं। 90 डिग्री को हम लोग क्या कर लिए हैं? पहचान लिए हैं, अर्थात मान लें कि पी के नाम देते हैं क्यू और ए आर। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि 90 डिग्री के कोण को हमें पहचानना है। 90 डिग्री के कोण पहचानते ही हमारा पहला काम क्या हो जाएगा कि हम विद्यार्थी किसको पहचान सकते हैं? कर्ण को पहचान सकते हैं। 90 के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। 90 के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। अर्थात ए हमारा क्या है? कर्ण। ए हमारा क्या है? कर्ण, जिसको ए से इंडिकेट करेंगे। अब हमारा विद्यार्थी अभी हम मान लें कि अपना पोजीशन बदलते हैं। पिछलका बार हम उस कॉर्नर में खड़े थे, अब इस कॉर्नर में खड़े होते हैं। मान लें कि एक विद्यार्थी है जिसने इस एंगल का मेजरमेंट अल्फा लिया, इसको मापा तो अल्फा इसका मेजरमेंट आया। तो अब ये विद्यार्थी क्या करेगा? किसके साथ समस्या है कि अब पहचाने कि विद्यार्थी आपको जिस पर एक खड़ा है इसका आधार कौन है और इसका लंब क्या है। इसके रिस्पेक्ट में अभी विद्यार्थी इसके सामने तो एक कर्व फिक्स है, जिसके बगल में या जिसको पकड़कर खड़ा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आधा। और इसके सामने की भुजा जो बच गई रिमेनिंग, ये क्या कहलाएगा? लंब। क्या कहलाएगा? लंब। समकोण त्रिभुज में हमें सबसे बड़ी बात पहचाननी है, लंब, आधार और कर्व। ऐसे अगर विद्यार्थी अगर क्यूब आर पर रहता तो आर पर रहने के लिए इस रिस्पेक्ट में इसका आधार जो लंब है वो आधार बन जाता, लंब है जो आधार बन जाता और जो आधार है लंब बन जाता। ये दोनों निष्कर्ष से हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं विद्यार्थी कि कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज में हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला कर्ण पहचानना होगा। अगर कर्ण पहचान लिए तो आधार और लंब एक वैरी करते रहेंगे, अर्थात बदलते रहेंगे। मान लें कि हम एक ट्रायंगल्स बनाते हैं एक विद्यार्थी से जानने के लिए कि क्या वो पहचान पाते हैं। तो चलिए विद्यार्थी, हाँ, इसके तीन साइड्स को हम नामकरण भी करना सीखेंगे, ए बी, बी सी, सी ए। अगर हम यहाँ से पूछें कि इसमें आधार कौन है तो क्या बोलेंगे? बी सी। इसमें कर्ण कौन है? ए सी या सी ए। इसमें लंब कौन है? ए बी। इसमें अल्फा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आधार कौन है? पी क्यू। इसमें लंब कौन है? पी आर है। और क्यू आर क्या है? कर्ण है। अब हम इसमें हम जानना चाहते हैं ओ के रिस्पेक्ट में, अगर इसका हम मेजरमेंट हम बीटा लेते हैं तो सबसे पहले कर्ण कौन सी भुजा है और विद्यार्थी लंब कौन सी भुजा है जो हमें बताना है। तो बताइए विद्यार्थी, इसमें आधार कौन होगा? सॉरी, पहले लंब बताइए, लंब कौन होगा? लंब होगा ए में। लंब होगा ए में। इनका कहना है कि लंब होगा ए में। और कर्ण कौन होगा? कर्ण होगा ए में। एमओ हमारा क्या हो गया?
कर्ण हो गया। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी ने ठीक पहचाना है, 90 के सामने की भुजा को इसने कर्ण कहा है। और बीटा के रिस्पेक्ट में चर्चा लिया तो एम क्या हो गया, इसके लिए लंब हो गया। तो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, लंब का पहला अक्षर P है और आधार का पहला अक्षर B है, तो B हो गया। और इसके रिस्पेक्ट में कर्ण का पहला अक्षर क्या है, H, हाइपोटेनस, यानी विद्यार्थी हाइपोटेनस का H हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कर लेंगे, ले लेंगे। अब जब हम लंब, कर्ण और आधार पहचान गए तो क्या जरूरत है विद्यार्थी कि हम लंब, कर्ण, आधार इतना मेहनत से पहचान रहे थे, इसका कुछ त्रिकोणमिति में जरूरत है, तो इसका त्रिकोणमिति में आगे जरूरत है, जो हम यहाँ से चर्चा में लेंगे। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं। कितना निष्पत्तियां हैं, 6। There are 6 रेशियो in त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं और 6 का नाम लिखेंगे। पहला का नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसकैंड, सेकैंड और कॉटजेंट। अब देखिए विद्यार्थी, हम लोग यहीं से त्रिकोणमिति के में भी कुछ बातों से परिचित होना शुरू कर देंगे। निष्पत्तियां क्या कहेंगे, निष्पत्तियां, हिंदी में निष्पत्तियां कहेंगे, रेशियो। अब हम लोग इसका सिंबल इतना लंबा नहीं लेंगे, एब्रिविएशन रूप यानी संक्षेप में लेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद साइन के लिए हम लोग त्रिकोणमिति में साइन का इस्तेमाल करने वाले हैं। कोसाइन के लिए कॉस का, टेंजेंट के लिए टैन का, कॉसकेंड के लिए कॉसेक और सेकेंड के लिए सीक का और कॉटजेंट के लिए कॉट का। अब इसके बाद विद्यार्थी, अगर इनके साथ थीटा अटैच होता है तो, अगर इनके साथ थीटा अटैच होता है तो इसको लिखेंगे साइन थीटा। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें विद्यार्थी, एंगल कुछ भी हो सकता है, वैरी कर सकता है। अब इस कंडीशन में हमें यहाँ पे जो ये सारी निष्पत्तियां जो हैं जिनका एब्रिविएशन फॉर्म हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो सब सिंबॉलिक रूप में आपको हमेशा शॉर्ट में लिखेंगे और लिखकर विद्यार्थी उनके आगे थीटा लगाएंगे और एक स्मॉल लेटर में लिखेंगे। कभी कभी विद्यार्थी क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, किताब में आपका कैपिटल लेटर नहीं लिखा रहेगा। अर्थात विद्यार्थी सिंबॉलिक रूप में किस रूप में लिखेंगे, यानी आपको विद्यार्थी स्मॉल लेटर में, यहाँ देखिए कॉस, इसके साथ थीटा जुटा कॉस थीटा, टेन के साथ जुटा टैन थीटा, कॉसेक के साथ जुटा कॉसेक थीटा और सेक के साथ जुटा सेक थीटा, कॉट के साथ जुटा कॉट थीटा। अर्थात हमारे पास 6 वो रेशियो है जिस पर पूरा त्रिकोणमिति कहीं ना कहीं विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, या इस पर डांस करने वाले हैं, या इस पर नाचने वाला है त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोणमिति का पूरा प्रक्रम यही 6 निष्पत्ति पर चलेगा। ये 6 निष्पत्ति है क्या और इसका कैसे त्रिकोणमिति में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, जो समझते हैं। सबसे पहला बातें, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हम सीधा जैसे आपको शुरू में दिखाए थे वैसा ही हमने राइट एंगल ट्रायंगल की रचना की है। इसका वर्टिसेस का नाम लिख देते हैं ABC। आप 90 पहचान पा रहे होंगे कि बी एंगल क्या है, 90 डिग्री है।
अब इसमें से विद्यार्थी हमने एक कोण को मेजर कर लिया, जैसे कि वहां मेजर किया था थीटा। इसके 90 के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण। कर्ण को हम लोग एच से लिखते हैं सिंबॉलिक रूप में। अर्थात थीटा के लिए रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, आधार। आधार को हम बी से इंडिकेट कर लेते हैं, बेस। और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, लंब। लंब को हम किस अक्षर से इंडिकेट करते हैं विद्यार्थी, परपेंडिकुलर का पी अक्षर ले लेते हैं। इस प्रकार हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। अब त्रिकोणमिति के छेव निष्पत्ति का मान विद्यार्थी आपको इसी समकोण त्रिभुज के रिस्पेक्ट में लिखाने वाला है। तो वो कैसे, इसके लिए आपको एक शॉर्टकट फार्मूला हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, लाल बटे कक्का। अर्थात विद्यार्थी लाल बटे कक्का का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये हमें मदद करेगा त्रिकोणमिति के छेव निष्पत्ति को लिखने में। इससे पहले की छेव निष्पत्ति लिखें, पहले छेव निष्पत्ति का हम नाम लिख लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब देखिए विद्यार्थी, साइन थीटा को अगर हम लिखेंगे, दो टेबल में हम इसको अरेंज करते हैं, तो साइन थीटा लाल बटे कक्का एल हम लोग विद्यार्थी अभी इस रिप्रेजेंटेशन में लंब के लिए ए ले रहे हैं, एल फॉर लंब और ए फॉर आधार। आधार को हम अभी ए रूप में ऐसे से प्रयोग के लिए ले रहे हैं, प्रयोगात्मक रूप में, और कर्ण के लिए के। अर्थात इससे हमारा एक फायदा है, जो साइन थीटा को एल वाई, पहला है साइन, पहला है साइन, दूसरा है कॉस और तीसरा है टैन। अर्थात विद्यार्थी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, हमारा एक फॉर्मूला बन गया, लंब बटा क्या हो गया, नीचे कर्ण है तो कर्ण एल वाई की, यानी लंब बटे कर्ण। अगर हम अपने ओरिजिनल सिंबल में लिखें तो लंब पी है, कर्ण एच है, तो इसको क्या लिखेंगे, पी वाई एच। पढ़ने और समझने के लिए हम उसका उपयोग तो कर सकते हैं, बट विद्यार्थी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल करेंगे, पी वाई एच। अभी आपको हम समझाने के लिए हमें बात को लिख दिए कि लंब बटे कर्ण, इसको आप मान लीजिए। लेकिन विद्यार्थी सिर्फ याद करने के लिए आज एग्जाम में आप एल वाई के नहीं लिखेंगे, लाल बटे कक्का आपको विद्यार्थी यानी पी वाई एच। उसी प्रकार कॉस को क्या लिख सकते हैं, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण, तो यानी आधार बटे आधार बटा कर्ण। अब विद्यार्थी आधार बटा कर्ण अर्थात ए वाई के, दैट मीन्स आधार को हमने बी से इंडिकेट किया था एच, और टैन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार अर्थात विद्यार्थी लंब बटा आधार का ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। सो अभी हम वापस चेंज करते हैं। अब देखिए विद्यार्थी, आधार के लिए हमने ए लिया था, अर्थात लंब पी बटा बी। तो आपको मुख्य रूप से हम समझने को तो बहुत कुछ समझेंगे, लेकिन विद्यार्थी याद किसको करना है ये ध्यान रखना है। समझने के लिए कुछ भी समझिए, लेकिन अंत में याद तो हमें इसी चीज को करना है। फिर से हम कोशिश करते हैं कि आपको दोबारा समझाएं कि यह हो गया विद्यार्थी हमारा लाल बट्टी कक्का अर्थात साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तीनों को हमने लिखना सीख किया राइट एंगल ट्रायंगल्स में, यानी साइन थीटा को लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण, टैन थीटा को लंब बटे आधार, अर्थात एल वाई के ए वाई के एल वाई ए। और इस प्रकार हम लोग इसे ओरिजिनल रूप में लिख लिए पी वाई एच बी वाई एच पी वाई बी।
बार बार लिखने से हिंदी से हम बचेंगे तो इंग्लिश सिंबॉलिक रूप का हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लेकिन आपने तो बताया कि 6 निष्पत्तियां होता है, लेकिन आपने यहाँ 3 ही निष्पत्तियां की चर्चा ली, तो 3 निष्पत्तियां और कौन है? तो 3 निष्पत्तियां हमारा है विद्यार्थी जो छूट गया, साइन का एक अपोजिट विद्यार्थी होता है जिसका उसमें से पेरी बन जाता कॉसेक थीटा, और कॉस का हमारा हो जाएगा सेक थीटा, और tan का हमारा हो जाएगा cot थीटा। अब देखिए विद्यार्थी, इसका जस्ट रिवर्स है अर्थात उल्टा। तो जस्ट उल्टा, तो इन तीनों के लिए जो लागू होगा कक्का बटे लाल, अर्थात उसको बदल दीजिए और इससे लिंक करके बता दीजिए। तब इस कंडीशन में cos थीटा क्या हो जाएगा? ये लंब बटे कर्ण था, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखिए विद्यार्थी, कर्ण बटे लंब हुआ तो कर्ण को हम K से इंडिकेट किए थे, लंब को L से, अर्थात ओरिजिनल स्वरूप में h y क्या होगा? P। सिमिलरली आपको विद्यार्थी कक्का बटे लाल है जिसमें K बटा A, अर्थात कर्ण बटे आधार, और ऐसे भी आप इसको चेक कर पाएंगे तो आधार बटे कर्ण को कर्ण बटे आधार यानी K बटा A। इसके बाद हम लोग सेक थीटा को n से अपना वास्तविक स्वरूप में लिखते हैं h बटा b। अगला वैल्यू हमारा है cot थीटा। cot थीटा क्या होगा? यानी विद्यार्थी इसका उल्टा कीजिए, आधार बटे लंब, दैट मीन्स कि a बाई l, और a बाई l का मतलब क्या हो जाएगा कि विद्यार्थी a का मान b और इसका बटा में p। तो सबसे पहला त्रिकोणमिति का हमारा फार्मूला भी इन्हीं से जनरेट होता है विद्यार्थी कि आपको 6 निष्पत्ति का एक फार्मूला ही समझ लीजिए। एक फार्मूला ही समझ लीजिए कि हमको लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल तरीके ट्रिक्स बहुत सारे हैं इसको याद कराने के, और हर एक शिक्षक अपने अलग अलग तरीके से बच्चों को याद कराने के टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो सिर्फ आपको उन तरीकों को ही फॉलो अगर जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल रूप में यहाँ पे लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल एज ए हम लोग हिंदी मीडियम के रूप में जैसे समझ रहे हैं, कर्ण का पहला अक्षर के से शुरू होगा और लंब का पहला अक्षर एल से शुरू होगा, आधार का पहला अक्षर अगर वो लिखे ADHAR आधार यानी एम लंब, उस प्रकार उसी अक्षर से हमने सिंबॉलिक रूप ले लिया है लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल नहीं भी याद होता है तो लाल कक्का थे कक्का लाल थे, अर्थात विद्यार्थी लाल बटे कक्का कक्का बटे लाल। अर्थात विद्यार्थी जब इससे हम लेते हैं तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट लिख लेंगे। यहाँ पे हम एक फार्मूला पढ़ाने के दरमियान में आपको 2 फार्मूला सिखा दिए। पहला फार्मूला क्या था विद्यार्थी? साइन थीटा बराबर अर्थात l बाई k लंब बटे कर्ण, l बाई k सिंबॉलिक रूप ओरिजिनल वास्तविक रूप p बाई h अर्थात परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसका मतलब है कि लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण और cos थीटा विद्यार्थी a बाई k अर्थात आधार बटे कर्ण a बाई k सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होने से लिए, लेकिन इन्हें से वास्तविक रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? b बाई h tan थीटा। लेकिन जब 3 को याद करते हैं, याद ओनली फॉर 3 को करना है, कितना का याद करना है विद्यार्थी? 3 को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। खाली याद रख लेना साइन का उल्टा, बोले कि दूसरा फार्मूला क्या पढ़ा है? साइन का उल्टा क्या होता है? cos। साइन का उल्टा क्या होता है? cos। साइन का रिवर्स cos, cos का रिवर्स सेक और cot का रिवर्स विद्यार्थी tan का रिवर्स cot रखिए, cot का रिवर्स tan रखिए, बात दोनों सेम है। अर्थात विद्यार्थी इसका उल्टा ही है तो इसका उल्टा ये है। cos का उल्टा सेक ही है तो tan का उल्टा cot है, तो cot का उल्टा ये tan। अर्थात विद्यार्थी दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं।
अगर हमें 3 याद कर लेते हैं तो 3 के बाद बस काम यही 3 याद करेंगे, हमको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। लाल बटे का यानी विद्यार्थी लंब बटे कर्ण और विद्यार्थी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, अर्थात साइन cos tan। साइन बोलेगा कि विद्या माने कि cosec थीटा बराबर बताओ, तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग साइन सोच लेंगे। साइन क्या है, साइन विद्यार्थी हमारा लंब बटे कर्ण है, तो विद्यार्थी cosec पूछा है तो साइन का उल्टा cosec, साइन का यानी कर्ण बटे लंब, अर्थात कर्ण बटे लंब, इसका यहां से हो गया। फिर बोला कि विद्यार्थी सेक का बताइए, cos का हमने याद किया, सेक का पूछा, हमको याद अगर रह जाए कि cos का रिवर्स हमारा सेक था, तो सेक का अगर याद रहे तो cos याद था क्या, आधार बटे कर्ण, इसका मतलब सेक हमारा क्या हो गया था, विद्यार्थी कर्ण बटे आधार हो गया था। सिमिलरली अगर हमने विद्यार्थी tan को याद किया था, tan हमारा लंब बटे आधार था, तो tan लंब बटे आधार था, तो हमने पूछ दिया कि cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बटे लंब। अर्थात त्रिकोणमिति के सेक्शन में 10th क्लास में हमने पहले फार्मूला पेज को पास कर लिया और मुख्य रूप से हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करके चलेंगे। पूरा डिटेल्स में बहुत कुछ, अगर मान लें त्रिकोणमिति वैल्यू अगला सामने हम लोग त्रिकोणमिति वैल्यू का मान निकाल लेंगे और मान याद कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे हम इसके फार्मूले में ज्यादा फार्मूला आपको रटाते थका देता है लोग, मुश्किल से 10वां क्लास में आपको 3 ही फार्मूले पढ़ने, 4 फार्मूले, और अगर 4 फार्मूला को समझ जाते हैं तो आगे बाकी फार्मूले को हम उससे आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ते हुए सबसे पहला भी हम लोग 2 चीज सीखे हैं। पहला चीज हम लोग क्या सीखे हैं, लंब कर्ण और आधार पहचानना। लंब कर्ण आधार पहचानना, लंब कर्ण आधार पहचान लेंगे, तो लंब कर्ण आधार अगर पहचान लेते हैं तो विद्यार्थी लंब कर्ण आधार के बाद अब हमारी बारी आती है कि हम उसके 6 निष्पत्ति, कितने निष्पत्ति, 6, साइन, बोलिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। साइन का उल्टा cosec, साइन का उल्टा कॉसेक का उल्टा साइन, टैन का उल्टा तो कॉट का उल्टा टैन, और कॉस का उल्टा सेक का उल्टा कॉस। अब हम लोग थोड़ा सा लंब आधार पर प्रयास कर लेते हैं। पहला चीज साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब। फिर उसी प्रकार अगर कॉस थीटा हम लोग विद्यार्थी आधार बटे कर्ण लिखते हैं तो विद्यार्थी सेक थीटा हम क्या लिखेंगे, और अगर विद्यार्थी कॉट थीटा को हम लिख रहे हैं आपको विद्यार्थी आधार बटे लंब, तो बताओ टैन थीटा को क्या लिखेंगे, अर्थात लंब बटे आधार। इतना बात है, अभी तक हमने कोई खास त्रिकोणमिति में बड़ी चीज की चर्चा नहीं लिया, समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण पहचानना सीखे हैं। दूसरी बात साइन कॉस टैन इस सबको किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका साइड के अनुसार ये हमने सीखा है। अब उससे आगे थोड़ा सा चर्चा में चलते हैं। तो एक सारणी हमें वैल्यू मान याद करना होता है, और उस सारणी के वैल्यू मान को याद करने से पहले कुछ संबंध आपस में देख लेते हैं कि आखिरी बार रेशियो रिलेशनशिप, रेशियो रिलेशनशिप, आखिरी बार इन रेशियो में कुछ संबंध है, कुछ नहीं बहुत संबंध है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 3 संबंध सीखेंगे और 3 से बाकी संबंध को खुद डिराइव कर लेंगे। सबसे पहला देखिए विद्यार्थी, एक हम प्रूव करेंगे, बाकी को आपको खुद से समझना है और उसको समझ के उसी के साथ सिमिलरली हम लिख लेंगे। मान लें कि विद्यार्थी पहला संबंध हम लोग रेशियो रिलेशनशिप में समझते हैं। अगर विद्यार्थी मेरा एंगल अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो इसके लिए ये 90 डिग्री है, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। राइट एंगल ट्रायंगल को किसी भी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को नहीं भूलेंगे। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल से भूल गए तो विद्यार्थी आगे के संबंध निकालने में हमको थोड़े बहुत कहीं ना कहीं परेशानियां आपको होने वाले हैं। तो इन परेशानियों से बचने के लिए हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स को एक माइंड में सेट कर लेंगे, या हो सकता है कि जरूरत पड़े तो हम उसको बना लेंगे। सबसे पहला है
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आपने पहला पढ़ा ए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक में एक संबंध होता है, जिसका संबंध है दोनों का वैल्यू क्या होगा 1। आपने पीछे भी पढ़ा था और अभी भी सेम बातें बोली जा रही है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है विद्यार्थी 1। एक कैसे होता है जो हम ज्यादा डिटेल में जाके ना खाली एक्सप्लेनेशन खाली करके दिखाते हैं। देखिए विद्यार्थी, अब हम इसको एक्सप्लेनेशन करने में साइन थीटा एलएचएस, देखिए आप लोग प्रूव करते थे तो एलएचएस से हम चल रहे हैं। एलएचएस में क्या है साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा को अभी क्या पढ़ के आए लंब बटे कर। साइन थीटा लंब बटे कर। लंब को हम क्या चीज से इंडिकेट कर रहे थे पी से, कर्ण को ए से, और कॉसेक थीटा क्या था एच बटा पी। एच बटा पी अर्थात कर्ण बटा लंब। तो बार बार बोलना है, ऐसा नहीं कि जो वैल्यू पूछ रहे हैं सेम आपको दोहराना है मन में ही। और अगर मन में ही दोहराते हैं विद्यार्थी तो आइए आप उसको याद करते चलते हैं। फार्मूला मैथ क्या है, मैथ यार दुनिया का सबसे समझिए कि डिफिकल्ट विषय है या दुनिया का सबसे इजी विषय है। क्यों? अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को धर लेते हैं तो किसको में कुछ याद करना ही नहीं है, ओनली तो फार्मूला के साथ दो कॉन्सेप्ट याद रखना है और बाकी प्रॉब्लम अपने आप डील होते चलेंगे। तो हम लोग फार्मूला को ही प्रैक्टिस ले रहे हैं लंब बटे कर। अब देखिए कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या कर्ण बटे लंब। अब इस कंडीशन में आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं गुना भागा एलजेब्रिक पढ़ के आए हैं। सॉरी एच से एच आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, तो अब सब कैंसिल हो गया तो गुना और डिवीजन में कितना वैल्यू बचा 1। अर्थात दो सिमिलर निष्पत्ति अपने अपोजिट का क्या होता है 1 होता है। साइन अपने इसका अपोजिट कौन कॉसेक, तो साइन अपने कॉसेक के अपोजिट के साथ मल्टीपल में आ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब अगर मान लिया कि इतना बराबर क्या कार्य में लिखा हुआ था और यही कह दिए कि हमने प्रूव कर दिया कि विद्यार्थी साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा 1 हुआ। अब इस प्रॉपर्टीज को हमने सिर्फ प्रूव किया, लेकिन इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करके सिमिलरली इसी प्रकार से विद्यार्थी हम लोग बाकी को लिख लेंगे। दूसरा कौन छूटा आप लोग अच्छे से याद कर ले होंगे कॉस थीटा इनटू एक अपोजिट भाई कौन है सेक थीटा। ये दोनों का मान 2 होगा ना 1। इसका मतलब हम होश में हैं कि सर साइन इनटू कॉसेक अगर 1 हुआ तो कॉस इनटू सेक 2 कैसे हुआ, ये भी 1 होगा। नहीं विश्वास तब रख के वैल्यू काट के देख लीजिए। तीसरा अब कहता है विद्यार्थी tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ 2 हो जाएगा 1 ही रहेगा। अर्थात सब जगह अपने विपरीत निष्पत्ति अपने मल्टीपल में आएगा, इसका मतलब उसका मान क्या होगा विद्यार्थी जी 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। अर्थात हमारा 3 फार्मूला बन गया। क्या बन गया 3 फार्मूला बन गया। लेकिन अभी हम लोग बस क्या बोले दूसरा फार्मूला पढ़े। हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा, दूसरा फार्मूला को हमने पढ़ा। पहला फार्मूला पढ़ा कि रेशियो को हमने राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में लिखना सीखा। दूसरा फार्मूला पढ़ा कि रेशियो रिलेशनशिप आपसी में रेशियो अपने अपोजिट रिवर्स रेशियो के मल्टीपल में रहे तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन या 2-4 ऑब्जेक्टिव तो मिनिमम पकड़ाने वाले हैं। कैसे? अब मान लें कि विद्यार्थी देख रहेगा, कभी काल तुमको यही रिलेशनशिप बना के हम बहुत सारे फार्मूला बना देंगे। जैसे इसका सब फार्मूला क्या हो सकते हैं मे भी देखिए, अगर हम tan के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं इसको अगर तोड़ा जाएगा
तो कभी कल आपसे पूछेगा tan थीटा बराबर। तो देखिए विद्यार्थी, गुना में आप जानते हैं एओ के रख के एओ के छोड़ो पटी, तो अगर गुना में रहेगा तो राइट हैंड सिलेक्शन करने में जाएगा तो भागा में जाएगा, और भागा में रहेगा तो क्या चीज में जाएगा, गुना में। अर्थात tan थीटा बराबर ऊपर जाके क्या होने वाला है, 1 cot थीटा। सिमिलरली अगर हम cot थीटा को इधर रखे रहे तो ऊपर जाके क्या होगा, 1 tan थीटा। ऊपर जाके क्या होगा, 1 tan थीटा। अर्थात हमें 3 से एक में देखिए, 1 का 3 तो 3 का 9, 3 के 9, सिंपल कैलकुलेशन है। अगर एक में हम 3 फार्मूला बना दिए तो इसमें भी 3 फार्मूला बनेगा, इसमें भी 3 फार्मूला बनेगा। तो इन फार्मूला को हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन ये फार्मूला समझाएंगे जरूर। अगर मान लिया कि sin थीटा बराबर हम पूछे तो sin थीटा क्या हो जाएगा, 1 cos थीटा। अगर cos थीटा पूछे तो 1 sin थीटा। लेकिन फिर 3 का मान लिया कि अभी 3 बनाया तो 3 का फिर 6 कैसे। अब मान लिया क्या बोल देगा, 1 cot थीटा बराबर tan थीटा लिख सकते हैं उल्टा, और 1 tan थीटा बराबर cot थीटा लिख सकते हैं। अर्थात एक ही फार्मूला को बार बार घुमाते रहता है और आप उसमें घूमते रहते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं कि कभी tan करते थे कभी cot कर देते हैं। मुख्य रूप से मेन पॉइंट याद रखिए, पहला फार्मूला वहां, दूसरा फार्मूला यहाँ। रेशियो रिलेशनशिप में sin थीटा इनटू cos थीटा का मान क्या आएगा, sin थीटा इनटू cos थीटा का मान 1। फिर विद्यार्थी cos थीटा इनटू sec थीटा का मान क्या आएगा, 1। और विद्यार्थी tan थीटा इनटू cot थीटा का मान क्या आएगा, 1। अर्थात यहां समझ जाते हैं। तो इसको फिर अगर हम ऐसे बोले तब भी बात देखी है। तीसरा, आगे हम बढ़ते हैं। अब तीसरा में हमारा विद्यार्थी है कि थीटा का एंगल वैल्यू रेशियो। कहता विद्यार्थी कोणों का मान उनके रेशियो के साथ। इसके लिए हम एक छोटा सा सारणी बनाते हैं और वहां से आपको याद कराने में आसान होगा। सारणी में हम लोगों ने कितने रेशियो को पढ़ा, 5 ना, 6। हाँ याद रख लेना है। अगर नींद में होंगे तो 5 बोल के निकल जाएंगे, लेकिन अगर होश में रहेंगे तो 6 ही बोलेंगे। हमने कितने रेशियो को पढ़ा, 6। यानी निष्पत्तियां कितनी, 6। त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां, 6। 6 का नाम बोलते हैं साइन, कॉस, टैन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। अगर हमने 6 रेशियो को पढ़ लिया विद्यार्थी, तो 6 रेशियो से मेरा एक काम हो गया कि विद्यार्थी हमने 6 रेशियो को पहचानना सीख गया। क्या करना सीख गया, पहचानना सीख गया। और जब हमने पहचानना सीख गया 6 रेशियो को, तो अगर आपको इसको याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, सिर्फ खाली पहचानने से ही हमारा आधे का काम हो जाएगा। अब आते हैं अगला पॉइंट में कि मान लिया जाए कि ये रेशियो पहचानने के बाद अगला काम हमारा बचता है इनके एंगल। क्या होते हैं, एंगल। अब एंगल के लिए हम ले लेते हैं विद्यार्थी
0, 30, 45, 60, 90। ज़्यादा ही हो गया है, ज़्यादा का हम लोग का मान पढ़ना नहीं है। सबसे पहला पढ़ना है 0 डिग्री, दूसरा पढ़ना है 30 डिग्री, तीसरा पढ़ना है 45 डिग्री, चौथा पढ़ना है 60 डिग्री और पांचवा 90 डिग्री पढ़ना है। अर्थात विद्यार्थी हमको 10th क्लास में अगर बस इतना ही का वैल्यू में याद रहे हमारा काम हो जाएगा। हमें ज़्यादा का मान नहीं पढ़ना विशेष रूप से, लेकिन जिसका पढ़ना है उसको अच्छे से हम लोग कोशिश करेंगे कि याद कर लें। तो देखिए विद्यार्थी, एक लाइन याद करना है, बाकी सब लाइन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक लाइन याद करना है, अगर विद्यार्थी हम बोले सिर्फ 5 यानी साइन का अगर हम 5 को वैल्यू याद करें तो बाकी हम कहेंगे पूरा सारणी आपको याद करा दें, जिसके लिए आप पिटाते रहते हैं, या हो सकता है कि आप याद कर करके भुला जाते हैं। तो विद्यार्थी इसमें आपको बहुत नुकसान हो जाएगा ना? नहीं, अर्थात कम मेहनत ज्यादा प्रॉफिट, कम मेहनत ज्यादा प्रॉफिट। तो हम वही काम करने वाले हैं, कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट। पहला अगर सारणी आपको में भी भूल जाए तो मुश्किल से सारणी बनाने में 30 से 15 सेकंड आपको समय लगने वाला है। उतना देरी में आप पूरे वैल्यू को लिख लेंगे जितना देरी में सी लिखने में आपको समय लगे। शॉर्ट में इधर लिख लेंगे, इधर वैल्यू मेंशन कर लेंगे। अब देखिए साइन 0 का मान आप सभी ने पढ़ा होगा 0, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, अर्थात साइन 0 से 0 बढ़ा के 1 बढ़ा 1। तो इससे तो एक बात आप स्पष्ट हो गए कि थीटा बढ़ने से साइन का मान बढ़ने वाला है। तो आपसे बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कि थीटा के मेजरमेंट को बढ़ाने से आपको क्या साइन का मान बढ़ेगा कि घटेगा। 0 से 90 के रिस्पेक्ट में चर्चा हो रही है, पूरा हम पॉइंट समझाएंगे तो अभी उसमें विशेष और बातें समझेंगे। फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ने लगता है। अर्थात 0 से 1 के बीच यानी साइन का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। 1 से ज्यादा नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। कोई पूछेगा आपसे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, या हम जिस वक्त क्लास 10th में पढ़ते थे, हमसे किसी विद्यार्थी ने जब हम पढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि बताओ तुम 10th क्लास में पढ़ते हो? हम बोले कि जी हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। उस वक्त हमें जानकारियां नहीं दी गई थी कि आपको साइन का वैल्यू ये बताया गया था, याद करवाया गया था, लेकिन वहाँ पे हाईलाइटेड नहीं किया गया था कि विद्यार्थी साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा कि क्या होगा। लेकिन हमने जवाब दिया 1, क्योंकि 1 तक हमने पढ़ा था, जो आंसर सही हुआ। तो साइन का मिनिमम वैल्यू कितना? 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। साइन का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। अर्थात बाकी हमको 3 को याद करना है, बाकी हमको 3 को याद करना। साइन 30 का वैल्यू हमारा होता है 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2। आप देखो कैसे याद करना, ये भी याद कर रखिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 0 से आधा बढ़े 1/2, अब यहाँ से नीचे वाला रूट चढ़ाएं और अगला में 2 और 1 3 जोड़ दो, 3 का ऊपर √2 बटा में 2 और अगला वैल्यू 1। अब इसको याद करने के बाद अगर ये 5 बार आप याद करें तो याद करने में बहुत मेहनत लग रहा है, और इतना आपने याद भी कर लिया होगा शायद। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 45, 60 और 90 का वैल्यू और 0 का 0 और 45 का और 60 का और विद्यार्थी फिर मान ले कि 30 का। अगर आपको ये याद हो गया तो बाकी सब ऐसे याद हो गया। बोले कि ये को लिखे सब कैसे याद हो गया? ये बेमानी, लेकिन नहीं बेमानी, थोड़ा सा ईमानदारी क्या, इसका रिवर्सा लिख दीजिए पीछे से। ए ने से क्या आएगा? √3/2। अभी हम देखिए किसी को याद नहीं करवाएंगे, पूरा सारणी भर लेंगे। यहाँ 1/√2 और यहाँ क्या हो गया 1/2 और 0 0। अभी आपको हम एक बातें वहां पे नहीं बताएं जो यहीं पे बता देंगे सारणी बनाते वक्त। वो फार्मूला है tan थीटा को अगर हम विद्यार्थी लिखने जा रहे हैं तो हम एक बात को चेक करें, tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। कि हम एक फार्मूला याद कर लेते हैं, sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और tan का उल्टा क्या होता है? cos। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बटे sin थीटा।
लेकिन आपने यहाँ पे ये दोनों की चर्चा क्यों की? क्योंकि अभी तो बोले कि फार्मूला हम आपको आगे याद करवाएंगे नहीं, तो हम बोले कि धीरे धीरे आपको फार्मूला सब हम सेट कर देंगे जो आप जानते हैं। लेकिन विद्यार्थी पहले उन दोनों का माइंड रखें। कैसे? sin tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा हुआ, तो इसका प्रमाण कंक्लूजन पर ले लेते हैं। अब देखिए विद्यार्थी sin थीटा को आप क्या लिखते हैं? p बटा h लिखते हैं। cos थीटा को क्या लिखते हैं? p बटा h। h से h कैंसिल हो गया, बराबर में क्या बचा? p बटा b। अर्थात tan थीटा बराबर पढ़ा आपने कि लंब बटा क्या होगा? लंब बटा विद्यार्थी आपको क्या होगा? लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या पढ़े? लंब बटा आधार। अर्थात अगर विद्यार्थी लंब बटे आधार पढ़े, इसका मतलब है विद्यार्थी कहीं ना कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि विद्यार्थी tan थीटा को हम sin थीटा बटे cos थीटा भी लिख सकते हैं और tan थीटा को लिख सकते हैं, तो इसका मतलब cos थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। अब इससे देखिए इसका मतलब ये sin है, ये cos है। अगर देखिए एक बात आप और समझिए कि अगर हम लिख दें 1 से अगर 0 को भागा दें तो कितना मर्तबे लगेगा? अगर 1 से हम 0 को भागा दे रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो कितना मर्तबे लगेगा? 1 भागा 0, 0 1 कम 0, क्योंकि 0 एक ऐसा पावरफुल विद्यार्थी है जिसको किसी भी विद्यार्थी से गुणा कर देने पर उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अर्थात 0 गुने हाथी 0, 0 गुने मकान 0, 0 गुने भारत 0, और विद्यार्थी 0 गुने 1 भी 0। तो इसका मतलब है कि 0 टाइम्स हम लगाएं अर्थात 0। तो इसका मतलब है sin थीटा बटे, अगर tan थीटा का मान पूछना हो तो sin थीटा बटे cos थीटा 0 भागा 1, क्या वैल्यू आ गया? 0। अब इसको भागा दीजिए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। 1 बटे √2, 1 बटे √2 कैंसिल होकर कितना बचा? 1। अब यहाँ से 2 2 कैंसिल होकर कितना बचा? √3। अब लॉजिक बदल गया है। जीवन का असूल अभी यहाँ पे ऐसे थे 0/1 था, एक कंडीशन था, लेकिन अब कंडीशन उलट गया है, 1/0 हो गया है। इसका मतलब 0 से 1 को भागा देना है, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा। अर्थात मैथ इसके लिए एक स्पेशल टर्म को परिभाषित करता है, इनफाइनाइट, अनंत या अनडिफाइंड। इसका सिंबॉलिक है, यानी 0 1 कम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 पचे 0, 0 हजारे 0, 0 मतलब लाख 0। अर्थात 0 से गुना करते करते हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन कभी 1 नहीं मिलेगा। अर्थात 0 से किसी संख्या को अगर भागा दिया जाए तो कभी नहीं निकल पाएगा, अर्थात अनडिफाइंड रह जाएगा। इसको अनडिफाइंड, अनंत। कहावत है हरि अनंत हरि कथा अनंता। उसी प्रकार विद्यार्थी 0 से अनंता तक गुना कीजिए, आपको विद्यार्थी इसका मान में कोई आपको विद्यार्थी सकारात्मक हमको 1 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। अब यहाँ समझते हैं विद्यार्थी, तो इस कंडीशन में अगर हम 1 को 0 से भागा दे रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या आने वाला है? अनडिफाइंड। इसको हम पढ़ने के लिए आपको बता देते हैं, अनंत पढ़ सकते हैं, अर्थात विद्यार्थी अपरिभाषित पढ़ सकते हैं। अपरिभाषित के बजाय इंग्लिश में अनडिफाइंड। मतलब है इसको और भी नाम से यानी मुख्य रूप से अनडिफाइंड कहेंगे। 8 को क्या क्या लिखना बड़ा आसान है, आप 8 को ऐसे लिखना जानते ही हैं। 8 को हमने उल्टा ऐसे लटा के लिख दिया है, इसको अनडिफाइंड पढ़ रहे हैं। अब यहां से देखिए विद्यार्थी, हमने तो बोला कि सर आपने तो बोला कि 1 लाइन याद करो, आप 3 लाइन भर दिए, तो बाकी लाइन तो तुम खुद ही भरना जानते हो, खाली अपना दिमाग का प्रयोग करो। वो कैसे भरा जाएगा? तो बाकी आपका दिमाग आपके साथ खाली होना चाहिए, क्योंकि अगर मुखिया जी को गांव में दिमाग दिए होते तो बाकी क्या करता? गांव के आदमी मुखिया जी के पीछे जाता, लेकिन सबको अपना दिमाग दिया। जैसे भेड़ तो आप लोग है नहीं कि भेड़ में खाली भेड़ के पीछे चले, एक भेड़ आगे चला, सब गड्ढा में गिरा तो मुड़ जाकर सब गिर जाएगा। आपको अपना दिमाग है, इसका मतलब हमने पहले बता दिया था। tan का उल्टा क्या होता है? cot, या मतलब उसका निष्पत्ति याद करवाए थे। sin का उल्टा cos है, अर्थात sin का उल्टा कौन था? cos है। cos का सेटिंग कीजिए sin से। 0 लिखल है, मतलब 0 लिखल है, मतलब क्या लिखल है? 0/1। तो उलटेंगे तो 1/0। तो एक मत फिर 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो यहाँ 0, तो यहाँ अनडिफाइंड, यहाँ 0 तो यहाँ अनडिफाइंड। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, 1/2 का उल्टा 2/1। 1 तो बाय डिफॉल्ट होता है ना,
अब यहाँ से देखो विद्यार्थी 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1/1 का उल्टा 1 है, यानी कोई परिवर्तन नहीं। अगर इसका उल्टा हमने लिख लिया तो विद्यार्थी सिमिलरली अगले वैल्यू का उल्टा हम लिखेंगे सेक। cos का उल्टा सेक। सेक cos का वैल्यू देखिए, cos 1 का वैल्यू 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 और विद्यार्थी 45 का मान √3 है तो 2 खाली हो जाएगा, √2/1 ये 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। अब इसके बाद कॉट को देखते हैं। कॉट के लिए हम लोग tan का उल्टा 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का √3 और 1 का 1 ही, √3 का 1/√3 और अनडिफाइंड का उल्टा 0 हो जाएगा। इस प्रकार एक लाइन सारणी याद रहने से हम पूरा सारणी को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, पूरे सारणी के वैल्यू को हम भर सकते हैं। तो थोड़ा सा लॉजिकली टर्म से आगे बात करते हैं हम लोग। वैल्यू आपको याद हो जाएंगे सारणी में, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 45 का और 60 का और 90 का 1 को याद करो, दूसरा का अपने आप याद होगा। अगर इसका याद किया तो हम पूछेंगे cosec 0 का वैल्यू, तो वहां 0, sin 0 0 तो cosec 0 अनडिफाइंड, sin 0 0 तो cosec 0 अनडिफाइंड, sin 30 1/2 तो cosec 30 2/1 अर्थात 2, sin 45 1/√2 तो cosec 45 खाली √2, sin 60 √3/2 तो cosec 60 2/√3, sin 90 1 तो cosec 90 1। अब cos में चलते हैं। cos 0 का वैल्यू 1 तो sec 0 का वैल्यू 3, एक का उल्टा है। cos 0 का वैल्यू 1 तो sec 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2 तो cosec 30 का वैल्यू 2/√3 cosec बोल दिए हैं। सोच लो विद्यार्थी, उसमें sec 30 बोलना चाहिए था। sec 30 का वैल्यू कितना हुआ 2/√3। cos 45 का मान 1/√2 तो sec 45 का मान √2 और विद्यार्थी cos 60 का मान 1/2 तो sec 60 का मान 2। और इसी प्रकार विद्यार्थी cos आपको 90 डिग्री का वैल्यू 0 तो sec 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड। tan याद करते हैं, tan को और आसान याद कर लो। अगर मान लीजिए ऊपर से याद करते हैं तो ठीक है, न तो इन्हें से। सबसे पहला वैल्यू tan 0 का वैल्यू 0 होता है, फिर 1/√3। अब यहाँ से देखिए आप करने के लिए 45 में 60 में √3 लिख देंगे, यहाँ लिखाएं, यहाँ 1 भर दे, यहाँ √3 भर दे, यहाँ लिखाएं। तो यहाँ देखिए जस्ट उल्टा, tan 0 का वैल्यू 0 तो cot 0 का वैल्यू अनडिफाइंड, sin 30 का सॉरी tan 3 का वैल्यू 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3 तो विद्यार्थी cos 30 का वैल्यू √3। अब बोलेंगे कि cot ऐसे tan 45 का मान 1 तो cot 45 का मान भी 1 क्योंकि का उल्टा 1 ही होता है। अब बोलेंगे कि tan 60 डिग्री का मान √3 तो cot 60 डिग्री का मान 1/√3। अब मान लें कि विद्यार्थी अगर बोले कि tan 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड, ठीक है अनडिफाइंड, तो विद्यार्थी cot 90 डिग्री का वैल्यू 0। जब इतना बातें हम समझ जाते हैं तब समझते हैं थोड़ा सा आगे, अर्थात हर एक पिछला कदम में हमारा अगला कदम छुपा हुआ है। जैसे छत पे जाने के लिए हमें हर एक पिछला सीढ़ी को चढ़ते हुए अगला सीढ़ी पर बढ़ेंगे, तो ऐसे वैसे जैसे हम जाते रहेंगे थोड़ा दूर का सफर है और वहां पहुंचने के बाद आप वैल्यू याद कर ले तो वैल्यू से बड़ा काम हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल ग्रुप में हम लेते हैं कादो को, एग्जाम्पल का क्वेश्चन अगर लेते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर आपसे देखिए एग्जाम में बहुत आपके पूरे भरे पड़े रहेंगे, हम एक दो खाली चर्चा लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि थ्योरी क्लास मुख्य रूप से आज का है। मान लिया कि साइन
30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री बराबर भाग। तो आपको ऐसे दे रहेगा विद्यार्थी। अब यहाँ से देखिए साइन 30 का वैल्यू आप याद किए हैं कभी 1/2। कॉस 45 का मान गलत बात 1/√2। हाँ 1/√2 गुना कीजिए, कटेगा नहीं 1/2√2 आंसर बनाने में बहुत भारी लगाना। फिर विद्यार्थी दूसरा बोलेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर में आपको विद्यार्थी साइन 30 का मान क्या है, साइन 30 का मान क्या है, 30 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 1/2। स्क्वायर का मतलब स्क्वायर प्लस कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2। अभी जस्ट ऊपर बना के आए हो, इसका स्क्वायर कर देंगे इस कंडीशन में 1/4 प्लस 1/2 याद रखें, क्योंकि विद्यार्थी किसी हम √2 गुना √2 बराबर √4 का वर्गमूल 2, यानी विद्यार्थी 1/√2 का स्क्वायर हमने √2 के स्क्वायर से रूट कैंसिल कर लिया। और अब इसका एलसीएम आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं 4 1 प्लस 2 दूनी 4 अर्थात 3/4। ऐसे करके कुछ भी कभी गुना में दे देगा, वैल्यू से आधारित आपका क्वेश्चन त्रिकोणमिति में आपको आएंगे। और अगर आएंगे तो आपको सिर्फ वैल्यू रखना है, मान निकालना है। और विद्यार्थी सिंपलीफिकेशन करने के लिए आपको पहले बताया गया था और सिंपलीफिकेशन की कल क्लास आपको ली भी गई थी, और इसके साथ में विद्यार्थी उससे आगे की क्लासेस भी हमें समझनी है, जिसमें से हमको थोड़ा सा आगे त्रिकोणमिति की ओर बढ़ते हैं। समय कम है, मुख्य रूप से फार्मूला पर चैप्टर पर हम आएंगे तो इसे चर्चा लेंगे। आज यहाँ से देखिए विद्यार्थी हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक वैल्यू की चर्चा लेते हैं जिसमें निष्पत्ति कैसे चेंज होता है। निष्पत्ति चेंज करने के लिए हम लोग सीखेंगे। अगर आप एक्सिस समझते हैं और जानते हैं तो विद्यार्थी निष्पत्ति चेंज करना बड़ा आसान काम हो जाएगा। वो कैसे? अब देखिए विद्यार्थी, अगर हम एक सर्किल यहाँ पे देखिए, इस चित्र को समझना बहुत जरूरी है। एक चित्र अगर समझते हैं तो यहाँ से भी 2 नंबर फिक्स, मिनिमम 2 नंबर, मैक्सिमम तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या आपका एग्जाम मल्टीपल क्वेश्चन को उठा लेता है तो आपके लिए बेनिफिट है, बेस्ट बेनिफिट है। अब देखिए विद्यार्थी, इसमें क्या है, हम लोग एंगल मेजरमेंट 2 तरीके से करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग को इधर के क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए विद्यार्थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक विशेष अंतर है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको विद्यार्थी जो वैल्यू लेने हैं आपको पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आपको क्या लेना है पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में क्या लेना है निगेटिव। तो हमारा मेजरमेंट यहाँ पे क्लॉकवाइज है। हमारा मेजरमेंट क्या है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मेजरमेंट हमारा है। हम विद्यार्थी